Hello everyone, this is Dr. Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel AU Commerce Scholar. Today we are going to start a new topic which is features of perfect competition. जी हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जाना था कि perfect competition का मतलब क्या होता है। आज ये बहुत ही डिटेल वीडियो है जिसमें हम जो भी टोटल 6 फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट 6 फीचर्स हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के, उनको स्टडी करने वाले हैं। तो आइए इसे समझते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में जो सबसे पहली बात कही गई है, पहले तो ये कि अ मार्केट इज टू बी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग फीचर्स। एक मार्केट तभी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होती है जब वो फॉलोइंग फीचर्स को सेटिस्फाई करे, जिसमें सबसे पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स में सबसे पहली बात कही जा रही है, there are a large number of buyers and sellers of the commodity under perfect competition, each too small to exert any influence on the price of the commodity by his her actions। इन्होंने कहा कि परफेक्ट कंपटीशन में जो सबसे पहली बात यह है कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के ढेर सारे बायर्स होते हैं, ढेर सारे सेलर्स होते हैं, और कोई भी एक बायर या सेलर इतना छोटा होता है कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, बदल नहीं पाता, चेंजेस नहीं ला पाता किसी भी एक्शन से। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं दिस मीन्स दैट अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म प्रोड्यूसेस सच अ स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल मार्केट आउटपुट that a change in its output will not have any noticeable effect on the market supply and hence on the price of the commodity। तो इन्होंने कहा कि परफेक्ट कंपटीशन में जो एक फर्म है या एक प्रोड्यूसर है, वो टोटल मार्केट आउटपुट का इतना छोटा पार्ट सप्लाई करता है कि जिसके वजह से टोटल मार्केट सप्लाई में कोई नोटिसेबल इफेक्ट नहीं आता। उसका आउटपुट इतना थोड़ा होता है ना कि पूरे मार्केट सप्लाई में कोई असर ही नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जिस वजह से वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस में कोई चेंज नहीं कर पाता, क्योंकि टोटल मार्केट आउटपुट का वो बहुत ही छोटा पोर्शन प्रोड्यूस कर पा रहा है। अगर बड़ा पोर्शन प्रोड्यूस कर पाता, मतलब 10%, 20%, 30%, 50%, 70%, तो प्राइसेस चेंज कर सकता था। लेकिन यहाँ पे जो सेलर है परफेक्ट कंपटीशन में, वो टोटल मार्केट सप्लाई का इतना छोटा पोर्शन क्रिएट कर रहा है कि वो टोटल मार्केट सप्लाई में कोई नोटिसेबल इफेक्ट सप्लाई में नहीं कर पा रहा। जब वो सब टोटल मार्केट सप्लाई में कोई नोटिसेबल इफेक्ट नहीं दे पा रहा है, तो प्राइस में भी वो कुछ कर नहीं पाएगा। तीसरा कह रहे हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म हैज नो मार्केट पावर टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। ठीक है, इसके आगे इन्होंने बोला कि जो कॉम्पिटिटिव परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स होते हैं, उनका कोई पावर नहीं होता, मतलब कोई मार्केट पावर नहीं होता कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकें, चेंज कर सकें। अगला कह रहे हैं इट मीन्स दैट a firm under perfect competition cannot influence the market price by increasing or decreasing the quantity of output it produces। तो इन्होंने वापस ये बात समझाई है कि इसका मतलब ये है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स आते हैं, वो किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। कौन से प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते? मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। अपने आउटपुट की क्वांटिटी बढ़ा करके या घटा करके कुछ भी कर रहे हैं, वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आगे इन्होंने बोला अ फर्म इज देयरफॉर अ प्राइस टेकर रादर देन प्राइस मेकर। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, ना कि प्राइस मेकर होते हैं। प्राइस मेकर तब होते हैं जो बहुत लार्ज क्वांटिटी मार्केट सप्लाई का प्रोड्यूस कर पाते, और वो उसी बेसिस के ऊपर मार्केट सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर पाते, जिसकी वजह से मार्केट प्राइस इन्फ्लुएंस हो जाती। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। आगे कह रहे हैं लाइकवाइज द नंबर ऑफ बायर्स इज सो लार्ज दैट नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बाय चेंजिंग हिज डिमांड फॉर द कमोडिटी। तो सेम इन्होंने कहा है कि अभी तो हमने सेलर कर लिया, अब इन्होंने बोला है कि बायर भी इतने ज्यादा होते हैं कि एक इकलौता बायर अपने परचेज से, मतलब वो जो उसकी डिमांड होती है, उस डिमांड की वजह से कोई भी चेंज नहीं ला पाता, क्योंकि वो इतना छोटा है पूरे मार्केट में। अब बात समझ रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि एन इंडिविजुअल बायर बायज ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट दैट एनी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय हिम हैज नेग्लिजिबल इम्पैक्ट ऑन द टोटल मार्केट डिमांड एंड हेंस नो इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, आप समझ गए कि एक इंडिविजुअल जो बायर है, वो इतना छोटा क्वांटिटी टोटल आउटपुट का जो भी प्रोडक्ट का बाय करता है, जिसके वजह से, और अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड में वो खुद भी कुछ चेंज कर रहा है, तो उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं के हिसाब से, मतलब नेग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़ेगा टोटल मार्केट डिमांड में।
जिस वजह से वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। तो ये था हमारा पहला, जिसमें बात की जा रही थी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दूसरा है हमारा होमोजेनस प्रोडक्ट। अब होमोजेनस प्रोडक्ट में इन्होंने पहली बात बोली है कि ऑल द फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्रोड्यूसेस होमोजेनस और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। जितने भी फर्म्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन में, वो होमोजेनस या आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म इज परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ अनदर फर्म्स प्रोडक्ट। तो इसमें परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है होमोजेनस प्रोडक्ट में, कि एक फर्म का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे फर्म के प्रोडक्ट का परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। ठीक है। अगला कह रहे हैं द होमोजेनिटी, मतलब जिसके लिए अभी हमने बोला था ना आइडेंटिकल है कमोडिटी। द होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्ट रेफर्स नॉट ओनली टू द फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द कमोडिटी सच एज quality, color, size, design, chemical components, etc., but also to the environmental factors such as location of the seller, क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सेट्रा। मतलब आप समझ रहे हैं, इन्होंने बोला होमोजेनिटी इतना ज्यादा होता है, इतना आइडेंटिकल होता है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैच करते हैं, जैसे क्वालिटी, कलर, साइज, डिजाइन, केमिकल कंपोनेंट, साथ ही साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी मैच करते हैं कि क्या अगर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है तो सब में प्रोवाइड होनी चाहिए। इतना होमोजेनिटी होता है। ठीक है। अगर उधारी में मिल रहा है ना तो सबको उधार में मिलना चाहिए। आगे कह रहे हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इट इज द टोटल कंडीशंस सराउंडिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट विच वी मस्ट कंसिडर। इन्होंने कहा कि जो भी सेल हो रहा है ना प्रोडक्ट का, उसका जो कंडीशन है, किस कंडीशन पे बेचा जा रहा है, वो सारे प्रोडक्ट का ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इट इज द टोटल कंडीशन सराउंडिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट विच वी मस्ट कंसिडर। ठीक है। इसी बेसिस के ऊपर हम बताते हैं परफेक्ट कंपटीशन है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट होमोजेनस तभी होता है जब उनका सेलिंग कंडीशन भी सेम होता है। ठीक है। आगे कह रहे हैं अ कस्टमर विल बी प्रिपेयर्ड to pay more for the product sold in more luxurious surrounding or by pleasant sales staff than otherwise। इन्होंने बोला कि कस्टमर को प्रिपेयर किया जाता है कि वो प्रोडक्ट को, मतलब लग्जूरियस, जो भी उसका महंगा वाला लग्जूरियस सराउंडिंग है ना वहां पे वो खरीदे, या तो जो ये जो स्टाफ बेच रहे हैं वो बहुत प्लीजेंट हो। मतलब आप समझ रहे हैं, या तो लग्जूरियस सराउंडिंग हो, या तो बेचने वाले बड़े प्लीजेंट हो। इनमें से किसी भी एक सिचुएशन में वो खरीद सकता है। आगे कहा जा रहा है therefore homogeneity of the product implies both the physical characteristics of the product and the condition surroundings the sale, that is environmental factors। ठीक है। तो होमोजेनिटी फिजिकल कैरेक्टर के साथ साथ जिस सराउंडिंग में बेचा जा रहा है वो सारे के सारे होमोजेनस होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। आगे कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ वेरियस फॉर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन आर indistinguishable from one another, they are perfect substitute for one another। ठीक है। जो भी प्रोडक्ट है वो सारे के सारे एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, ये तो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। आगे इन्होंने बोला द implication of this characteristic is that a uniform price will rule throughout the market। इसका अब सबसे बढ़िया implication क्या है कि यूनिफॉर्म प्राइस पूरे मार्केट में रूल करेगी। ठीक है। अगला नो फर्म हैज एनी बेसिस ऑफ चार्जिंग हायर प्राइस ऑफ फॉर इट्स प्रोडक्ट। तो किसी भी फर्म के पास कोई ऐसा बेस ही नहीं है जिसके बेसिस के ऊपर वो अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे बेचे। आगे कह रहे हैं if any one firm tries to raise the price of its product above the market price, it would lose all its customers to other firms selling the same product at the market price। ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर कोई फर्म ऐसा कोशिश भी करती है कि वो मार्केट प्राइस से थोड़े महंगे पे बेचे, तो उसके सारे कस्टमर्स स्विच कर जाएंगे, उसे छोड़ देंगे और उन बाकी सेलर्स के पास चले जाएंगे जो सेम प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे बेच रहा है। Similarly, the buyer has no reason to express his preference for the product of a particular firm, so he is indifferent among the firms from which he buys। तो इन्होंने बोला कि क्योंकि इतने होमोजेनस आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं कि एक बायर जो है वो अपना प्रेफरेंस नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर एक जगह नहीं मिलेगा दूसरी जगह जाकर के सेम प्रोडक्ट खरीद लेगा, सेम प्राइस पे खरीद लेगा। ठीक है। लास्ट में कह रहे हैं दस यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। ठीक है। इसी वजह से यूनिफॉर्म प्राइस जो है पूरे मार्केट में प्रिवेल करती है। आगे कहा जा रहा है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अब फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट में सबसे पहली बात कही जा रही है कि परफेक्ट कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मतलब जो इंडस्ट्री है उसमें एंट्री भी फ्री है, आप आराम से एंट्री कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जिट भी जब मर्जी तब आप एग्जिट कर लो, दैट्स योर चॉइस।
ठीक है, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में सबसे पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है। अगला इन्होंने बोला दिस मीन्स दैट न्यू फर्म्स आर फ्री टू एंटर द इंडस्ट्री एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इफ दे विश एंड एग्जिस्टिंग फर्म्स आर फ्री टू सीज प्रोडक्शन एंड लीव द इंडस्ट्री इफ दे सो डिजायर। समझ गया? नए फर्म कभी भी एंटर कर सकती है इंडस्ट्री में और सामान प्रोड्यूस करना शुरू कर सकती है। एग्जिस्टिंग फर्म कभी भी अपना प्रोडक्शन रोक करके इंडस्ट्री छोड़ के जा सकती है। तीसरा कह रहे हैं देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन लीगल नेचुरल मैन मेड ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इनटू एंड एग्जिट ऑफ द ओल्ड फर्म्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो लीगल हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे मैन मेड हो, आप कभी भी एंटर करो, कभी भी छोड़ दो, दैट्स योर चॉइस। आगे कह रहे हैं द कंडीशन ऑफ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट इंश्योर्स दैट ऑल द फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड अप अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। इन्होंने बोला कि जो कंडीशंस है फ्री एंट्री और एग्जिट वाला, वो ये इंश्योर करता है कि जो फर्म्स है परफेक्ट कंपटीशन में वो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगले लाइन में रीजन दिया है कि अगर एग्जिस्टिंग फर्म आर अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, जो फर्म्स ऑलरेडी काम कर रही हैं वो अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट, जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, न्यू फर्म्स वुड एंटर द इंडस्ट्री एंड इंक्रीज द टोटल मार्केट सप्लाई देयर बाय। तो नए फर्म्स क्या करेंगे, मार्केट सप्लाई बढ़ा देंगे, इंडस्ट्री में एंटर कर जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो मार्केट सप्लाई बढ़ जाएगी। जब मार्केट सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इन्होंने आगे बोला दिस वुड रिड्यूस द मार्केट प्राइस एंड वाइप आउट द एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। इससे मार्केट प्राइस कम हो जाएगा और एबनॉर्मल प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या जा रहा है? On the other hand, if the existing firms are incurring losses, some of them would start leaving the industry, leading to decrease in supply and rise in the price till the losses are wiped out। बात समझ रहे हैं? इन्होंने बोला कि अगर existing firm को losses हो रहे हैं तो उनमें से कुछ इंडस्ट्री को छोड़ दें, जिससे क्या होगा कि जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, जिस वजह से प्राइसेस बढ़ जाएगा, तो जो कुछ का लॉस हुआ था वो वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं perfect mobility of resources। Point number 4 is perfect mobility of resources में ये कहा जा रहा है another important characteristic of perfect competition is that resources are perfectly mobile। mobile मतलब which is movable, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह बड़े आसानी से ले जाएं। तो जितने भी resources होते हैं perfect competition में वो सारे के सारे perfectly मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा कह रहे हैं दिस कैरेक्टरिस्टिक ensures that resources or factors of production can enter or quit a firm or the industry at will। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ये इंश्योर करता है कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं वो कभी भी परफेक्ट कंपटीशन की इंडस्ट्री को एंटर कर सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं और कभी भी छोड़ सकते हैं अपनी मर्जी पे। थर्ड कह रहे हैं कि दिस कैरेक्टरिस्टिक implies that resources are available to switch over from one use to another without any restriction। तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या इंप्लाई कर रहा है कि जो रिसोर्सेज है तो उसे आप स्विच कर सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। और लास्ट में कह रहे हैं दिस कंडीशन इज एसेंशियल टू मेक द एंट्री ऑफ द फर्म्स इनटू एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स फ्रॉम द इंडस्ट्री पॉसिबल। तो इसी वजह से फ्री एंट्री एग्जिट हो जाती है। ठीक है, अगला इन्होंने बोला है परफेक्ट नॉलेज। अब परफेक्ट नॉलेज में क्या कहा जा रहा है? सबसे पहली बात कि कंज्यूमर फर्म्स एंड रिसोर्स ओनर्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशंस। तो जो फर्म्स है या रिसोर्स ओनर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन से, उनके पास मार्केट की कंडीशंस की परफेक्ट नॉलेज होती है। जैसे ईच फर्म नोज द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। जितने भी फर्म्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं उनको मालूम है कि मार्केट प्राइस क्या है एंड इट वुड नॉट सेल द कमोडिटी एट अ प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस। और वो कभी भी अपनी कमोडिटी को मार्केट प्राइस से नीचे नहीं बेचेंगे क्योंकि ऑलरेडी मालूम है मार्केट प्राइस क्या है। Similarly, each buyer has perfect knowledge about the prevailing price and the characteristics of the product being sold, and he or she is not prepared to pay a higher price than the price prevailing in the market। आप समझ रहे हैं? तो सिमिलरली बायर के साथ भी यही है, क्योंकि बायर को भी पूरा का पूरा मार्केट का नॉलेज है, उसे प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी है और उसे मालूम है कि मार्केट में फिलहाल क्या प्राइस प्रिवेल कर रहा है। तो जब बीइंग अ बायर हमें अगर जानकारी है कि प्रोडक्ट का मार्केट में क्या प्राइस है तो हम कभी उसे महंगे में नहीं खरीदेंगे। ठीक है, अगला कह रहे हैं ये जो कैरेक्टरिस्टिक है और परफेक्ट नॉलेज वुड इंश्योर दैट द प्राइस डिफरेंसेस आर क्विकली एलिमिनेटेड एंड अ सिंगल प्राइस ऑफ द कमोडिटी वुड अल्टीमेटली प्रिवेल थ्रू आउट द मार्केट। ठीक है, आप समझ रहे हैं? इसी वजह से क्योंकि नॉलेज है सबको, बायर को भी सेलर को, इसलिए सिंगल प्राइस पे ही, इकलौती प्राइस पे ही परफेक्ट मार्केट में ये सामान बिकता है। आगे के इन द सेम वे द फर्म हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द अवेलेबल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्म के पास नॉलेज है कि अवेलेबल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या है। इससे क्या होता है कि ईच फर्म इज देयरफॉर एबल टू मेक
यूज ऑफ बेस्ट अवेलेबल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसकी वजह से जो फर्म है वो बेस्ट टेक्निक को यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। और लास्ट में कह रहे हैं दिस इंप्लाइज दैट ऑल द फर्म्स हैव सिमिलर कॉस्ट कंडीशंस लीडिंग टू द सेम पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहने का मतलब इससे क्या होता है कि जितने भी फर्म्स हैं उनके पास सिमिलर कंडीशंस हैं, उन्हें मालूम है कि पर यूनिट कॉस्ट क्या है प्रोडक्शन की, जिस वजह से उनका पर यूनिट कॉस्ट बराबर पड़ता है। ठीक है, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो लागत है बराबर आती है। अगला कहा जा रहा है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का एब्सेंस है, जिसमें पहला पॉइंट कहा जा रहा है अनदर फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज दैट द बायर एंड सेलर इनकर्स नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन परचेजिंग एंड सेलिंग गुड्स। ठीक है, तो जो बायर है उसको कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या सेलर को भी कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं देना किसी भी गुड्स को खरीदने या बेचने के लिए। इन अदर वर्ड्स देयर इज नो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज एन अजम्पशन। दिस assumption is necessary to maintain uniform price throughout the market। ये assumption बहुत जरूरी है ताकि पूरे मार्केट में यूनिफॉर्म प्राइस एक जैसा प्राइस रखा जा सके, क्योंकि अगर बायर और सेलर का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा तो यूनिफॉर्मिटी इन प्राइस नहीं हो पाएगा। और लास्ट में कह रहे हैं अदरवाइज द प्राइसेस फॉर आइडेंटिकल गुड्स वुड डिफर इफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर एडेड टू द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। समझ रहे हैं? आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।